हेलो एवरीवन। आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं जिसकी हेल्प से आपके बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन भी करेंगे, उसका मतलब भी बताएंगे और सब कुछ समझाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सेल थ्योरम क्या कहती है। देखो, यहाँ स्टेटमेंट लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके लिखना स्टार्ट कर दो। है तो इसको ज़रा रीड करते हैं। इफ़ अ पॉइंट मास लाइज आउटसाइड अ यूनिफॉर्म स्पेरिकल सेल या स्पेयर। सबसे पहले समझो कि स्पेयर क्या होता है और सेल क्या होता है। देखो, सेल मतलब होता है होलो स्फीयर। अगर मैं तुम्हें इस होलो स्फीयर की बात करूं तो जैसे मान लो जो फुटबॉल होती है ना, वो होलो स्फीयर में ही आती है। और जो स्फीयर होता है उसे सॉलिड स्फीयर समझ सकते हो। सॉलिड स्फीयर की अगर बात करें तो रसगुल्ला हुआ। इससे वो ज़्यादा तुम्हें कुछ सोचना भी नहीं है। तो हमने इतना समझ लिया है। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई पॉइंट मास किसी स्फीयर या होलो स्फीयर के बाहर रखा, मान लो हमने यहाँ बना लिया क्या, होलो स्फीयर या जैसे बोलते हैं सेल, मतलब अंदर से खोखला होता है, इसकी मतलब कुछ ना कुछ तो मोटाई होगी ही। तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो ऐसे लगता है जैसे इस पूरे सेल का मास इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो। क्या हो? कंसंट्रेटेड हो। जैसे इसका रेडियस अगर मान लो आर है, मान लो इसका रेडियस आर है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी डी है। तो देखो आखिर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि फोर्स जी m1 m2 अपॉन उन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो लगेगा F इक्वल टू जी। इसका मास हमने मान लिया m है, इसका मास हमने कैपिटल M अपॉन यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी है, R प्लस डी। तो R प्लस डी का होल स्क्वायर। अब समझ में आया कि इसका मतलब रियली में होता क्या है। और यहाँ से लेके यहाँ तक को हम क्या बोल सकते हैं, R बोल सकते हैं। तो R इक्वल टू क्या है, R प्लस डी। तो F इक्वल टू जी एम आर स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक डाउट्स क्लियर हो गया कि इस थ्योरम का क्या कहने का मतलब है। तो जैसे देखो, जो R की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू R है। ये जो पॉइंट मास है वो आउटसाइड होना चाहिए, इनसाइड की भी बात नहीं करें, इनसाइड की हम बाद में बात करेंगे। हमने अभी क्या किया है, होलो स्फीयर मतलब या सेल की बात करी है। अब हम बात करते हैं सॉलिड की, सॉलिड स्फीयर की। जैसे मान लो कोई स्फीयर है, देखो फोर्स के बराबर जितना फोर्स इस पर लग रहा है उतनी फोर्स इस पर लग रहा होगा। जैसे मान लो ये है सॉलिड स्फीयर, क्या है, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के जो बाहर कोई भी पॉइंट मास रखा जाता है उस पर उतना ही फोर्स लगता है। जैसे माना जाए, पता है इसका जैसे मास m है तो हम मान के चलते हैं इसका मास इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। क्या है? सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। और इसका मान लो रेडियस जो होता है, क्या होता है रेडियस, वो r है। क्या है? r है। तो जो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा इसका मास m है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी d है। तो F जो लग रहा है वो लग रहा होगा g, इसका मास m r प्लस डी का होल स्क्वायर। तो जी m अपॉन आर स्क्वायर, r प्लस डी जो r के बराबर है। मुझे उम्मीद है ऐसे क्लियर हो गया होगा। ये पता बिल्कुल सेम टू सेम कौन सा प्रोसेस है, ये मान लो अर्थ का, जैसे कि जैसे मान लो ये अपनी अर्थ है, क्या है, अर्थ है अपनी, क्या हमारी सबकी अर्थ है, ये अर्थ है। अर्थ के कुछ दूरी पे कोई पॉइंट मास है, पार्टिकल्स मान लो तुम हो, मतलब हवा में हो। मान लो ये ऐसे कहानी की है कि मान लो ये अर्थ है, अर्थ का मास m है, यहाँ तुम हो। तो तुम पे पता है कितना अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, तो उतना लग रहा होगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अर्थ का रेडियस कहलाता है और यहाँ से लेके यहाँ तक तुम ग्राउंड से हाइट पे है, h पे है, जो तुम पे फोर्स लग रहा होगा। जैसे मान लो तुम रहे, तो F इक्वल टू पता कितना लगेगा, जी अर्थ का मास, तुम्हारा मास, और इसके सेंटर से लेके
तुम्हारी यहाँ तक की दूरी वो कितनी होगी, r प्लस एच, तो इसको हम r बोल लेते हैं, r प्लस एच का होल स्क्वायर या फिर GM और r स्क्वायर। तो अर्थ का आखिरकार समझ में आ गया कि इसका कहने का मतलब तुम्हें क्या था। और जो r की जो ये है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी से हम r बोल रहे हैं वो ग्रेटर देन या इक्वल टू r होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स आउटसाइड द स्फीयर या आउटसाइड द सेल के ऊपर की बात कर रहे हैं। अब हम बात करने वाले इनसाइड की, जी पूरी दोनों कहानी थी आउटसाइड की, अब बात करते हैं इनसाइड की। अब जो हम बात करने वाले हैं इसकी बात करने वाले हैं कि अगर कोई पॉइंट मास स्फेरिकल मतलब हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर के अंदर है तो क्या कहानी होती है। हम सबसे पहले बात करते हैं सेल मतलब हॉलो स्फीयर के बारे में। देखो जैसे मान लो ये हॉलो स्फीयर है, क्या है ये, हॉलो स्फीयर है। इसके यहाँ से ले इसका लेकर हमने मान लिया कि इसका रेडियस है r। मान लो ये पार्टिकल्स इतनी दूरी पे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है r, तो इसका मास m है और इस सेल का मास है बड़ा वाला m। तो अगर कोई पूछे कि बताओ इस पे कितना फोर्स लग रहा है, आखिरकार इसके ऊपर सेल की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, तो F की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब है कि इस पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है इस सेल की वजह से। समझ में आ गया कि नहीं। अगर यही बात हम क्या करते हैं सॉलिड स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर में जैसे अर्थ है जो जितनी भी सॉलिड होती हैं यूनिफॉर्म होनी चाहिए, होमोजीनियस सॉलिड स्फीयर। देखो ये लिखा है होमोजीनियस सॉलिड स्फीयर। जैसे मान लो तुम्हारे पास है ये रहा, ये पूरा तुम्हारा सॉलिड है, ये मान लो तुम्हारा अपनी अर्थ है, ये अर्थ है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रेडियस है r, अर्थ का रेडियस है। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है स्मॉल r। मान लो किसी ने ये कुआं खोदा तो वो यहाँ खड़ा है, तो हम पूछना अगर जानना चाहेंगे कि बताओ इस पे कितना फोर्स लग रहा है, मतलब ये व्यक्ति कितना ग्रेविटेशनल फोर्स फील कर रहा है इस स्फीयर की वजह से। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ r रेडियस का एक सर्कल बना देंगे, मतलब एक स्फीयर बना देंगे, और सिर्फ हम इसके बारे में बात करेंगे। मान के चले यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r है और ये आदमी खड़ा है यहाँ, तो हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो F की वैल्यू क्या होगी, G, इसका जो इतना सा रेडियस ये है ना, इतना सा स्फीयर, इसका रेडियस मान लो mr। अगर मान लो पूरे स्फीयर का, मान लो इतना पूरे का स्फीयर का मास था m, तो mr इतना तुम्हें पता होना चाहिए कि m इज़ ग्रेटर देन mr, क्योंकि mr m का ही पार्ट है। तो mr और इसका मास m है, m अपॉन यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है r स्क्वायर। तो ये रहा तुम्हारे पास सिंपल सा क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। देखो इस टाइप का यही है कि जैसे मान लो तुम अर्थ पे होते हो, अर्थ पे तुम खड़े होते हो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर मैं जानना चाहूँ कि आखिरकार तुम पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एक बात याद रखना कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ऑलवेज टूवर्ड सेंटर होता है। क्या होता है, टूवर्ड सेंटर होता है। चाहे आदमी ऐसा खड़ा हो तो भी ये टूवर्ड सेंटर ही होता है। तो अगर हम पूछना चाहेंगे तुम पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ की वजह से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी r है, मान लो तुम पृथ्वी पे खड़े हो, तो F की वैल्यू जो होती है G, अर्थ का मास m, मान लो m, तुम्हारा मास m, जैसे मान लो तुम 55 kg के हो, अपॉन यहाँ से लेके अर्थ की रेडियस है r स्क्वायर। तो तुम पे इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो मतलब इतने से तुम्हें अर्थ अपनी तरफ खींचती है। क्या करती है, अपनी तरफ तुम्हें खींचती है, इसलिए कुएं में ढप गिर जाते हैं। तो आई थोड़ी बात समझ में, अगर क्लियर हुआ हो तो बताओ कि समझ में आ गया है, ज़्यादा परेशान नहीं होने वाली बात है। एक आध दो क्वेश्चन कराए देते हैं ताकि तुम्हें और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। लेकिन एक बात याद रखना कि जैसे मान लो ये स्फीयर
होलो स्फीयर की बात दोबारा कर रहे हैं। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट मास इसके अंदर रखा है, इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन मान लो यहाँ कोई स्फीयर रखा है तो लेकिन इसकी वजह से ये फोर्स ज़रूर होगा। ऐसा नहीं कि देखो इस पे इस स्फीयर की वजह से सेल की वजह से कोई फोर्स नहीं है, लेकिन जो बाहर जो मान लो 10 kg का कोई मास रखा है उस पे उसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमने मान ली d, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो F की वैल्यू होगी g। इसका मास हमने रख दिया है m10, इसका मास m है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r², ये लगेगा इस पर फोर्स। तो इतना थोड़ा बहुत समझ में रहना, क्योंकि बच्चे इसमें डाउट्स हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन घुमाए जाते हैं कि होलो स्फीयर है, उसके बाहर कोई मास है तो बताओ उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो बच्चे सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ होलो के अंदर रखी तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, ऐसी बात नहीं, उस पर भी फोर्स लगता है। तो एक सिंपल सा हम क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाए। देखो क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड, ज़्यादा हम लोग कठिन घबराने की बात नहीं है। इसमें ऐसा कहा गया कि ये दो पार्टिकल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक सर्कल में राउंड एंड राउंड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, राउंड एंड राउंड। तो इस पर लगाया गया कि आखिरकार बताओ इनकी स्पीड क्या होगी, क्या पता करना, इनकी स्पीड पता करना है। सबसे पहली बात, जैसे ही तुम्हारे दिमाग में क्या है कि दो पार्टिकल्स मतलब दोनों के पास मास है, तो सबसे पहले इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा पहला। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का सेंटर है, और अगर कोई चीज़ किस में घूम रही है, सर्कल में, हमेशा याद रखना, अगर कोई चीज़ सर्कल में घूम रही है इसका मतलब है कि वहाँ सेंटीपिटल फोर्स भी होगा। ये दूसरा हो गया है। मतलब अगर कोई चीज़ सेंटर में सर्कल में घूम रही है, इसका मतलब है कि उसके पीछे सेंटीपिटल फोर्स है। कन्फर्म है। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r है। इसका मतलब है टोटल दूरी कितनी है, 2r। तो एफ जी की वैल्यू कितनी है, g, इसका मास रख दिया हमने m, मान लो 5 kg रख देते हैं, m, इसका ही मास m है, अपन इन दोनों के बीच की दूरी है 2r का स्क्वायर, gm का स्क्वायर 4r²। मतलब इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 4r²। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसको सर्कल में मूव कराने के लिए। दोबारा सुनो, ग्रेविटेशनल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है इसको सर्कल में मूव कराने के लिए। इसका मतलब जो सेंटीपिटल फोर्स है वो एफ जी के बराबर है। सेंटीपिटल फोर्स mv²/r, कन्फर्म, और ए जी m²/4r²। तो ये रहा तुम्हारे पास v की वेलोसिटी। v इक्वल टू हो गया है g m 4r²। बात क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें कोई भी इससे में दिक्कत होने वाली है। याद रखना कि अगर कोई दो पार्टिकल्स के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अगर कोई बॉडी क्या होती है सर्कल रिमूव कर रही है, इसका मतलब वहाँ सेंटीपिटल फोर्स है। अब तुम्हें पता करना है कि सेंटीपिटल फोर्स कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई फोर्स होता है जिसकी वजह से सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है। तो सेंटीपिटल फोर्स यहाँ कौन प्रोवाइड करा रहा है, वो करा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमने सेंटीपिटल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर रखा और बी की वैल्यू निकाल दी। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। जो डाउट्स हो, समस्या हो, कमेंट्स में लिखें। नहीं समझ में आया दोबारा देखें, और एक काम कर सकते हैं, कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और बताएं कैसे लगा है। तो इसमें थोड़ी एक बात मिसिंग रह गई है। कई बार तुमने एक इसमें फॉर्मूला देखा होगा, जो स्पेयर में देख रहे होगे कि यहाँ कई जगह तुमने F इक्वल टू जी अर्थ मास ऑफ पार्टिकल्स अपॉन r³ इंटू r। देखो ये है रेडियस ऑफ अर्थ और ये है डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स एंड सेंटर ऑफ द अर्थ। आखिरकार इसका कैसे प्रूफ आता है वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। देखो हमने अभी तक क्या देखा है, देखो हमें सिर्फ इतने का मास निकालना है, एम आर की वैल्यू तुम कैसे निकालोगे, तो मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो
तो इसका मास होगा, वॉल्यूम तो सब जानते हैं कि स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इतना सा रेडियस है तो आर क्यूब हो जाएगा इनटू डेंसिटी। ये रहा डेंसिटी। और अब जो मेन हमारा है कि वो हमें समझना कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। तो अब हम अगर देखो डेंसिटी का सिंपल से अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं, तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास, अर्थ का मास, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो डेंसिटी। तो रो इक्वल टू हो गया है 3m अपॉन 4 पाई आर क्यूब। क्या है, ये रहा तुम्हारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला। तो अब जब हम इसमें दोबारा वैल्यू डालते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी का फॉर्मूला है 3m अपॉन 4 पाई आर क्यूब। 4 पाई से 4 पाई, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास जो एम आर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है m आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। इतनी बात क्लियर है। हमें कुछ नहीं, इस वाले फॉर्मूले में जो है F इक्वल टू जी एम आर इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। एम आर की जगह रख दो क्या, जी एम आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू एम, और ये नीचे आर स्क्वायर। इससे इतना कैंसिल, तो F इक्वल टू जाता है जी अर्थ का मास इंटू एम, आर डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, और अपॉन आर क्यूब रेडियस का अर्थ। ये रहा तुम्हारे पास एक पूरा सा क्वेश्चन आंसर। ये भी फॉर्मूला सही है और ये देखा ये भी फॉर्मूला सही है, बस इसका कुछ नहीं ड्राइव करके हमने इस पर ला दिया गया है। तो ये भी तुम्हारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा।